13 जनवरी 1911 में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य में बिल्कुल अलग मुकाम रखते हैं। वे खुद को हिंदी उर्दू का दोआब कहते थे और सच में उनका पूरा रचना संसार इसकी आज भी जीती जागती मिसाल है। पैदा वे देहरादून में हुए, खुद को मुजफ्फरनगरी मानते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों, अलग अलग शहरों से होते हुए उन्होंने जो जीवन जिया वह अपने आप में बेमिसाल है। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 में हुई। सचेत इंद्रियों के कवि शमशेर प्रेम, पीड़ा, सृजन, राजनीति, जनपक्ष विचारधारा को गूंथ कर कविता का घर बनाते तो पूछते, ओ मेरे घर, ओ हे मेरी पृथ्वी, सांस के एवज में तूने क्या दिया मुझे? ओ मेरी मां, और अंत में खुद ही जवाब देते, इंसान के अंगूठे में डालकर मुझे सब कुछ तो दे दिया, जब मुझे मेरे कवि का बीज दिया, कटु तिक्त, फिर एक ही जन्म में और क्या क्या चाहिए। यह है शमशेर। उनका पहला और आखिरी परिचय यही है, कवि और कवि। उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव, सृजनात्मक शक्ति से भरा पड़ाव दिल्ली में बीता। दिल्ली में C12 G3/28 उनकी और हमारी जिंदगी में खास मुकाम रखते हैं। आइए मिलकर आईने से धूल को हटाते हैं और फिर जुड़ते हैं हमारे साथ शमशेर, जो काल से होड़ लेते हुए पुकारते हैं, सदा पुकारते हैं, लौट आ ओ धार, टूट मत ओ सांझ के पत्थर हृदय पर। आइए चलते हैं। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली में मॉडल टाउन 3 में C12 में। यह है ऐतिहासिक घर। यहाँ से हिंदी साहित्य के कई पुरोधा उनकी यात्रा शुरू हुई, या यूं कहें कि उसमें अलग मुकाम आया। आज उसे टटोलने के लिए हमारे साथ एक टीम है। अजय सिंह हैं, खिलखिल है, शोभा हैं, शोभा सिंह, मुकुल सरल हैं, अंदर आशीष वर्मा हैं और उपेंद्र स्वामी। जब भी शमशेर का नाम लिया जाता है, C12 मॉडल टाउन का जिक्र होता है। जब भी मंगलेश का नाम लिया जाता है, मंगलेश डबराल का, C12 में ये जो दुच्छत्ती है, मियानी है, इसका जिक्र होता है। उनके साथ साथ सईद शेख और त्रिनेत्र जोशी। सबसे पहले यहाँ पर आए मलयज और उनके साथ शमशेर और शोभा सिंह। ये सब लोग इलाहाबाद से यहाँ पर आए और यहाँ पर ऊपर उन्होंने अपना डेरा जमाया। उनका डेरा यहाँ जमा और उसके बाद ये जो दुच्छत्ती है, छोटी सी दुच्छत्ती जो है, ये इस दुच्छत्ती में मंगलेश डबराल, त्रिनेत्र जोशी और सईद, इन लोगों ने अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव, सबसे बहस वाले पेज निकाले। छोटी छोटी नौकरियां की, जिनके बारे में कहानियां इतनी हैं कि खत्म नहीं होती हैं। आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है। मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ। और ये C12 की मियानी, मॉडल टाउन थर्ड स्टॉप। यहीं पर सबसे पहले हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए बाद में, लेकिन यहीं पर वो रहते थे। उनके साथ त्रिनेत्र जोशी और सईद भी रहते थे और हम लोग इसके ऊपर, ठीक ऊपर रहते थे। हिंदी के बड़े कवि हुए, उनका नाम क्या है? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल रहते थे और त्रिनेत्र जोशी और सईद
तीनों ही साहित्यकार थे और बाद में बहुत बड़े अपनी जगह इन्होंने बनाई। और हम लोग इसके ठीक ऊपर रहते थे। मलिया जी, शमशेर बहादुर सिंह और मैं यहाँ पर यानी 68 से 1968 से आता जाता रहा हूँ, तो यहीं पर सभी लोगों से मुलाकात भी हुई। और ये मियानी इस नाते भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें मंगलेश डबराल, त्रिनेत्र जोशी तो खैर रहते ही थे, सईद बीच बीच में आ जाता था, मैं भी बीच बीच में आ जाता था और यहाँ डेरा डाल लिया करता था। मुरली मनोहर प्रसाद सिंह घूमते टहलते आते थे, यहाँ पर गपशप हुआ करती थी। उस समय मॉडल टाउन में साहित्यकारों का, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एक अच्छा खासा अड्डा होता था। यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश गौड़, अजीत चौधरी, स्नेहमयी चौधरी, ये सब और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर, त्रिलोचन शास्त्री भी, त्रिलोचन शास्त्री, बाद में त्रिलोचन भी आए थे। वो यहाँ बहुत बाद में आए, वो बहुत बाद में आए, यहाँ नहीं आए, लेकिन मियानी में नहीं आए। हाँ, लेकिन यहाँ ब्लॉक में आए। C12 का इसलिए भी महत्व है कि ये शमशेर और मलियज का एक ठिकाना हुआ करता था। तो बीच बीच में प्रेमलता वर्मा भी यहाँ आती थी। तो इस नाते C12 मॉडल टाउन दिल्ली का एक महत्वपूर्ण जगह है। मतलब ये मियानी भी और C12 ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी, कि ये एक खासतौर पर उस दौर के 1968, 69, 70, 71 के दौर के पूरा एक लेखकों का इमरजेंसी के दौरान तो ज़्यादा ही यहाँ पे हाँ गहमी रही। तो ये एक दौर रहा है। उसके बाद से तो शमशेर यहाँ से लाजपत नगर चले गए थे, 69 के अंत में चले गए। पहले डिफेंस कॉलोनी गए, वहाँ प्रेमा रहती थी, वहीं से फिर बुढ़िया बिस्तर बांध करके दयानंद कॉलोनी लाजपत नगर 4 में एक बरसाती ली गई थी, वहीं पर शमशेर शिफ्ट हो गए। फिर शोभा भी आ गई, बीच बीच में मैं भी आता था, फिर मैं भी वहीं पर रह गया। तो इस तरीके से एक पूरी एक कहानी चलती रही। लेकिन C12 से एक जुड़ाव उसके बाद भी काफ़ी समय तक बना रहा। शमशेर आते थे, शोभा आती थी, मैं भी आता था, और मलियज और आशीष, ज्योत्सना मेरी भाभी, वो सब लोग यहाँ पर थे। आशीष के माता पिता यहाँ पर थे। एक लंबा दौर रहा। और इसी के बगल में यानी C12 मॉडल टाउन में ही मुगिसुद्दीन फरीदी साहब, जो उर्दू के जाने माने लेखक थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे उर्दू, और अंसारी साहब, वो भी बगल में ही रहते थे। वो ऊपर की जो बनावट थी, एक तरफ एक परिवार, दूसरी तरफ दूसरा परिवार, एक प्रकार से ये देख सकते हैं। हाँ, तो एक प्रकार से ये हिंदी उर्दू का एक संगम या दुआब भी था यह मकान उस दौर पर। और चूँकि शमशेर की दोनों भाषाओं में आवाजाही थी और मलियज की भी अच्छी खासी दिलचस्पी थी, तो इस नाते इस मकान का यहाँ रिहाइश का एक प्रकार से एक अड्डा या जो भी आप कह लीजिए उस रूप में था। तो C12 मॉडल टाउन लंबे समय तक एक साहित्यिक पड़ाव के तौर पर जाना जाता है। मैंने अक्सर सोचा है कि वो लड़की थी कौन जो चांद से गप्पे कर रही थी। उसकी आवाज़ कोई सुन रहा था, उससे क्या खबर। वो तो गप्पों में लगी थी चांद के साथ। वो सीधा साधा खाना पसंद करते थे। अधिकतर वो चाहते थे कि उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल ना पड़े, और कभी कभी उनको मीठी चीज़ें बहुत पसंद आती थी, तो मीठा जरूर रात में बनता था एक। और उबले हुए थोड़े गेहूं वगैरह वो खुद भी पहले उबालते थे। वो इलाहाबाद के दिनों से ही उबालते आ गए, तो मुझे भी कहते थे, लेकिन वो मुझे मुश्किल लगता। वो मैं जब लाजपत नगर में से आते थे पटेल चेस्ट, मैं कॉलेज में पढ़ता था, जाता था, तो उनका जो लंच होता था इतना अजीबोगरीब होता था कि खाने की सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता था। दूध, उसी में उबले हुए अंडे, उसी में चना, उसी के अंदर गेहूं, और न जाने क्या क्या चीजें होती थी उसमें।
मुन्ना ये खाओ बहुत पौष्टिक है। मैं कहता ताऊ जी ये नहीं खाया जाएगा मुझसे। अच्छा चलो नीचे चलते समोसे खाएंगे। तो हम लोग नीचे जाते थे, कोने में चाय की दुकान थी और समोसे भी रखता था। समोसे खाना, चाय पीना। ये बात 74 की है, समय में 73 तो में कुछ अपनी वो कविताएं भी साझा करते थे आप लोग, सुनाते थे? गजलें करते थे। गजलें सुनाते थे, बड़े रॉ में सुनाते थे। अच्छा चाहे हम लोगों को समझ में आए या ना आए। मैं नहीं, इतना असल जानता में हूँ। मेरे पड़ोस में वो फरीदी साहब थे जी। उनसे दोस्ती थी, उन लोगों की महफिल जमती थी तो फरीदी साहब लिखते थे और जहाँ कुछ नया लिखा वो दौड़ के आते थे सुनाने। तो ताऊ जी सुनते थे, कहते थे तुम भी सुनो समझो। फिर कहते थे तुम, कभी कभी वो रॉ में होते थे तो कहते गालिब को समझो, क्यों नहीं समझती हो। तो और उर्दू सीखो, उर्दू पर जोर रहता था उनका। हालांकि मुझे सीखनी कहाँ शुरू उर्दू की आती थी, थी, जब कुछ उन्होंने नहीं। लिखना शुरू किया तो हम लोगों ने सीखा। नाना जी को भाषाओं को सीखने का भी तो बहुत प्रेम फिर था। वो उर्दू वो तो खैर तभी तो उन्होंने कहा मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ। उन्होंने खुद नहीं, कहा। वो उन्होंने दिनमान में जो है उर्दू भाषा परिचय करके पूरा पूरी सीरीज लिखा था। श्रृंखला लिखी थी। जी जी। जिसकी एक बुक मेरे पास अभी भी है, उनकी लिखी हुई, जो छपी थी। जो मुगीसुद्दीन फरीदी यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाते थे, शमशेर के अच्छे दोस्त थे, और उन दोनों ने मिल करके, शमशेर और मुगीसुद्दीन फरीदी ने फैज की कविताओं का एक संकलन तैयार किया था जो राजकमल प्रकाशन से छपा था। उसमें उन दोनों के नाम हैं और उन दोनों की भूमिकाएं भी हैं। अंसारी तो साहब अजय सिंह, ये मुझे बताइए, जैसे यहाँ आप आते रहे, आवाजाही रही, मंगलेश रहे, त्रिनेत्र रहे, आप भी आते जाते रहे और लोग शहीद थे, तो शमशेर के साथ भी बैठकी आपकी लगातार और कविताओं का साझा? नहीं, मंगलेश त्रिनेत्र इन लोगों के साथ तो बराबर होती थी। शमशेर से भी एक बातचीत होती थी, लेकिन शमशेर के साथ अक्सर झड़प हो जाया करती थी, क्योंकि एक मेरे जो कुछ विचार थे, मैं एक जिसे कहा जाए कि नक्सलबाड़ी विचार प्रक्रिया के तहत मैं या धारा के से मैं एक जुड़ने लगा था, तो बहुत सारी चीजें मुझे बुर्जुआ नजर आती थी। उसमें शमशेर भी ऐसे ही नजर आते थे। शमशेर से अक्सर बहस हो जाती थी, लेकिन यह है कि हम दोनों एक दूसरे से साहित्य, कला, संस्कृति पर बात करने से कतराते थे। रहना बहुत रहा, खासतौर पर 10 साल शमशेर के साथ मैं रहा और उससे मैं लाभान्वित भी हुआ, नो डाउट। लेकिन यह है कि शमशेर के साथ जिसे कहा जाए कि एक प्रेम और लगाव और एक बहस, कई बार बहस तीखी भी हो जाती थी, खास करके उनकी जो कविता है सत्यमेव जयते, उसको लेकर के मैंने शमशेर को बहुत ही डिनाउंस किया था, कि जिसमें वो चीन और माओ से तुंग की बहुत भर्त्सना करते हैं और बहुत तीखी बहस हुई थी। तो उस बहस का ये नतीजा निकला कि आगे चल करके उन्होंने उसका एक संशोधित रूप भी तैयार किया उस कविता का। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस संशोधित रूप को देने के साथ जो उसका मूल रूप था उसे भी उन्होंने देना मुनासिब समझा कि उसे भी देखिए और इसे भी देखिए, दोनों उस तौर पर था। तो ये था कि शमशेर क्योंकि सीपीआई से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट उस रूप में थे, कम्यून में भी रहे और वहाँ बम्बई कम्यून में रहे जो कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया था। तो सबका तो एक पूरा रहा ही है, लेकिन बाद के दिनों में शमशेर के बारे में मेरी धारणा बदली जी। और एक शमशेर का एक मूल्यांकन मैंने एक जिसे कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में करना मैंने शुरू भी किया, और ये दिखाई भी पड़ा कि शमशेर के बारे में कुछ मैं अतिवादी नजरिए का शिकार था। शमशेर ने तो शोभा को एक प्रकार से अपनी बेटी के तौर पर बोला भी था, मेरे और पिताजी को उन्होंने भी बोला था। पिता को कहा था कि ये मेरी बेटी है, इसे मुझे आप दे दे दीजिए, दीजिए। ये मेरे साथ रहे। अच्छा, एक और साहित्यिक सवाल मैं करूंगा, तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं दोनों, कि शमशेरियत कहते हैं एक हिंदी में कि शमशेर, और अलग अलग तरह से उन्हें नामों से पुकारा गया, पर शमशेरियत को कैसे कोई हिंदी का साहित्य का विद्यार्थी समझे कि वो क्या चीज है शमशेरियत? ऐसी क्या खास है उनकी कविताओं में, क्या वो रंग और अंदाज या दिशा जिसे शमशेरियत कहा जाता है? जैसे शमशेर की कविता, प्रेम कविता इतनी गहरी है, इतनी व्यापक है और इतनी मुलायमियत से जैसे बहती है, तो अभी भी लगता है कि उनके बराबर का कोई प्रेम कभी नहीं हुआ।
और बहुत सी चीजों पर वो प्रयोग भी करते रहते थे। जैसे कहीं कोई भाषा उन्होंने सीखी, एक बार कहाँ की भाषा सीख के आए थे, फिर उस पर कविता उन्होंने उसी ढंग की बनाई, उसी भाषा को सवाल को लेकर और भाषा के शब्द को लेकर। तो शमशेरियत में दो तरह के रुख हैं। एक तो उनका काव्य, उनके साहित्य रचना, जिसपे वो बहुत ज्यादा ईमानदार थे, बहुत ही कठिन मेहनत करते थे, एक एक शब्द पे घंटों मैंने उनको जूझते देखा। दूसरा उनका व्यक्तित्व, इतना मिलनसार, इतने यार दोस्त, रास्ते में बच्चों के जो गाड़ी वाला आता था ले जाने रिक्शे पर, उससे दोस्ती इतनी, उसको कहते थे कि शोभा इसके लिए कुछ मुंह इसका सूखा लाओ, दूध ले आओ उसके लिए, कुछ खिलाओ पिलाओ उसको, कोई भी मिल जाए। उनका जो व्यवहार था इतना मृदु था, इतना कोमल था और सबको अपने से जोड़ लेता था। तो ये एक पक्ष था उनका। बहुत सी चीजें सीखने को भी मिली, भाषा का सौंदर्य किस तरह से बहता है, ये सारी चीजें, बहुत चीजें। देखिए, शमशेरियत तो खैर कहना बड़ा मुश्किल है, मैं इस शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करता। और कभी शमशेरियत, फिर एक वीरेनियत और इस तरीके से चीजें हैं, ये बहुत मतलब जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत चलताऊ किस्म की चीजें हैं। इसे इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शमशेर एज ए पोएट और एज ए ग्रेट पोएट, शमशेर एक बड़े कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, नो डाउट। हाँ, ये इस तौर पर तो ये इस रूप में देखा जाना चाहिए कि प्रेम, रोमांस और राजनीति, ये तीनों चीजें उनके यहाँ अविच्छिन्न रूप से घुली मिली हैं। यही शमशेरियत है। और आप चाहें तो इसे आप शमशेरियत कह सकते हैं इस रूप में। और एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि शमशेर सिर्फ प्रेम के कवि हैं, शमशेर सिर्फ रोमांस के कवि हैं, शमशेर सिर्फ राजनीति के कवि हैं। उनके यहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप उनकी कविताओं को आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि एक बहुत सघन प्रेम, सघन ऐन्द्रिक बिंब उनके यहाँ मिलते हैं, बहुत सघन है। और उसी तरीके से जो एक उनकी जो राजनीतिक कविताएं हैं वो भी पावरफुल, वो भी उसी तरीके से चलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि शमशेर में कोई आप इस तरीके से बाइफरकेट नहीं कर सकते कि वो, यानी शमशेर एक पूरी तरीके से एक कवि हैं और एक कवि को जो एक सही लगता है उस पर वो लिखती या लिखता है। शमशेर भी ऐसे ही करते थे। एक तरफ वो मान लीजिए कि टूटी हुई बिखरी हुई जैसी कविताएं भी लिखते हैं, जो बहुत ही एक सघन प्रेम, विफल प्रेम, या एक ऐसे रोमांस की जिसे कोई एक जिसे एक पारस्परिक आदान प्रदान नहीं हो पाया, वो भी है। और दूसरी तरफ वो अमन का राग और अल्जीरियाई वीरों को याद करते हुए भी कविताएं लिखते हैं। तो इस तरीके से शमशेर के यहाँ है। और शमशेर ऐसे कवि हैं जो कविता पर फिदा हो जाता है। जब हम 2023 में खड़े हैं तो शमशेर हुए और नीचे हमने भी बात की मंगलेश, त्रिनेत्र, क्या इन सब की कविताएं इस दौर में हमारे काम आ रही हैं, पाठकों के काम आ रही हैं या आ सकती हैं? किस तरह से? हाँ, शमशेर की कविता तो हमेशा काम आती रहेगी। वो आपको बहुत सारे मानवीय संबंधों को समझने में, प्रकृति को समझने में, राजनीति को समझने में कहती है। कई उलझने भी हैं उनके यहाँ, ऐसा नहीं कि उलझने नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया सत्यमेव जयते का उस तौर पर, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो अपने मौजूदा दौर की बहुत घटनाओं पर बहुत तीखी और त्वरित टिप्पणी है। जैसे तुर्कमान गेट उनकी कविता है, जब तुर्कमान गेट इमरजेंसी के दौर में उसको ध्वस्त किया गया था, उस पर उन्होंने कविता लिखी थी। या फिर बसंता के नाम जो चिट्ठी है, जो एक सांप्रदायिक विभाजन और हिंसा पर उन्होंने वो कविता लिखी थी। या फिर आप देखिए कि आप उषा शीर्षक कविता है, जो एक प्रकृति की मतलब इतनी विलक्षण कविता है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इस तरीके से। तो ये चीजें एक दिखाती हैं कि शमशेर के यहाँ गहन बिंब भी है, गहन प्रेम भी है, गहन राजनीतिक चेतना भी है।
और सामाजिक सरोकार भी है। तो ये सारी चीजें शमशेर के यहाँ सब घुली मिली हैं, वो अलग थलग नहीं है। और ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक दौर में ऐसा था दूसरे दौर में ऐसा था, बल्कि आप ये देखिएगा कि शमशेर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे सघन ऐन्द्रिक बिंब माला उनकी कविताओं में घर करती गई। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए हैं। छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप।